फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे एट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसको हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। जैसे कि अर्थ है, वो अर्थ सारे ऑब्जेक्ट्स पे अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इसी वजह से सारे ऑब्जेक्ट अर्थ से जुड़े हुए हैं, राइट। तो gravitation is one of the four classes of interaction found in nature, right? And first is gravitational force, the basic one. So these four forces are the most basic forces, right? Second, electromagnetic force. Third, strong nuclear force. And fourth one is weak nuclear force. Okay, now first Newton's law of gravitation. तो मान लीजिए कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं M1 और M2 और दोनों को r डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो वी कैन राइट सी gravitational force between the objects is directly proportional to the multiplication of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. That is gravitational force, right? Now if we remove this proportionality sign and is equal to sign will be there, तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा g कांस्टेंट एंड बाकी सारी फॉर्मूला एज इट इज रहेगी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। नाउ व्हाट इज g? g एक कांस्टेंट है, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। तो जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी फिक्स्ड है, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम टू इनवर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। जी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। किससे इंडिपेंडेंट है? तो नेचर, साइज ऑफ द बॉडीज, राइट, एंड नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन देम, ये सारे फैक्टर्स से कैपिटल जी इंडिपेंडेंट है। और अगर हमें जी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो जी को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी मिल जाएगा m-1 L3T-2, राइट। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल और कंजर्वेटिव फोर्स है। सेंट्रल मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट पे टुवर्ड्स उसके सेंटर पे फोर्स लगता है। जैसे कि अर्थ है, वो ग्रेविटेशनल पुल करता है हर एक ऑब्जेक्ट पे, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली टुवर्ड्स अर्थ सेंटर है और वो कंजर्वेटिव भी है, राइट। मतलब कि वो फोर्स को कंजर्व रखता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है अमोंग दिस बेसिक फोर्सेस। इट इज 1036 टाइम्स स्मॉलर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड 1018 टाइम्स स्मॉलर देन न्यूक्लियर फोर्स, राइट। फिर आता है ग्रेविटेशनल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल बॉडीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, शेप एंड पोजीशन। ग्रेविटेशनल फोर्स सभी बॉडी पे एक्सर्ट होगा, भले कोई भी साइज हो, कोई भी शेप हो, कोई भी पोजीशन हो। ग्रेविटेशनल फोर्स सन और प्लेनेट के बीच सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा कि जिससे जो भी प्लैनेट्स होंगे वो सन के अराउंड रोटेट करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, राइट। देन ग्रेविटेशनल पुल मतलब कि अर्थ जो भी ऑब्जेक्ट्स पे ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट कर रहा है उसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। देन न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ से ग्रेविटेशन अच्छे से समझ में आता है। सो मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स पहले ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट करेगा। सो एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर ऑपोजिट बट बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड। फिर यस, अनलाइक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स। मान लीजिए कि प्लैनेट और सन दोनों में, क्योंकि सन प्लैनेट्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वहाँ पर
वैक्यूम है फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम से इंडिपेंडेंट है, राइट। कोई भी मीडियम में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, एंड ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो मास पॉइंट के बीच, जब कभी भी उसका वॉल्यूम हम लोग नेग्लिजिबल एज्यूम करें, तो उनके सेंटर मतलब एज अ पॉइंट चार्ज, एज अ पॉइंट मास हम लोग उसको एज्यूम करके फिर फोर्स फाइंड कर सकते हैं, राइट। मान लीजिए कि हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, तो उसका ग्रेविटेशनल पॉइंट किस पॉइंट पे एग्जर्ट हो रहा है, तो उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, सेंटर ऑफ मास पे, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जो एक्सेलरेशन है वो एकदम कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि अर्थ जो है वो सभी ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी सब पे सेम होगा, कांस्टेंट रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, उसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द अर्थ सेंटर, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। जी की वैल्यू एक मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट है, विच इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, राइट। जी स्लाइटली चेंज करता है प्लेस टू प्लेस, राइट, क्योंकि इक्वेटर पे थोड़ा सा जी चेंज होता है और पोल पे थोड़ा सा जी चेंज होगा। इक्वेटर पे जी की वैल्यू मतलब इक्वेटर थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से जी की वैल्यू लेसर होगी और पोल पे जी की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी, बट एवरेज वैल्यू ऑफ जी इज टेकन दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ओके, अब थोड़ी मून की बात करें। मून इज रोटेटिंग अराउंड दी अर्थ, मतलब कि अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे एक्सर्ट करता है, राइट। तो मून पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो अर्थ के कंपैरिजन में सिक्स्थ पार्ट है, राइट। सो 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ एंड ऑन द सन इज अबाउट 27 टाइम्स ऑफ दैट ऑन द अर्थ। Okay. Now, among the planets, the acceleration due to gravity is minimum on the Mercury, right? Okay, now G formula. तो gravitational acceleration formula G is equal to gm upon r square. तो यहाँ पर जो m है that is capital M actually. So G is equal to, I have to write capital M gm upon r square, और ये जो m है capital M, that is mass of the earth 6 into 10 raised to 24 kilogram, capital R radius of the earth 6.38 into 10 raised to 6 meter, right. Okay, अब G की फॉर्मूला, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट h हाइट पे है तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वहाँ पर फॉर्मूला होगी जी एच इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आर प्लस एच होल स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में, अगर मैं न्यूमरेटर में लिखूं तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर इस फॉर्मूला में से मैं r को कॉमन कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पर बाहर आ जाएगा r-2, तो r-2 बाहर, तो बचा क्या रहेगा, तो 1 प्लस कॉमन निकला तो h अपॉन r अंदर होगा और -2 एज इट इज़, तो ये बाहर आ गया, राइट। अब एज अ बाइनोमियल थियरम अगर इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये जो पावर है वो यहाँ पर सेकेंड टर्म में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर 1 - 2h अपॉन आर। तो मैं फिर से फॉर्मूला अगर लिखूँ तो जी एम, नीचे आर स्क्वेयर कहाँ से आया, तो वो हमने कॉमन लिया था, राइट, एंड इनटू द ब्रैकेट 1 माइनस क्यों, क्योंकि पावर अब मल्टीप्लिकेशन में आ गया सेकेंड टर्म में, और 2h अपॉन कैपिटल आर,
तो ये फॉर्मूला होगी, जब कभी भी ऑब्जेक्ट h हाइट पे होगा तब ये फॉर्मूला लगेगी, राइट। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g 1/r² अर्थ इज एलिप्टिकल इन शेप, so diameter at poles is approximately 42 kilometer less than its diameter at equator, so g is minimum at equator and maximum at poles. Rotation of earth about its own axis, so ओमेगा एक एंगुलर वेलोसिटी है, राइट, और अर्थ जो है वो अपनी ही एक्सिस से स्पिन भी होती है। तो then acceleration due to gravity at a place having latitude lambda is given by, so g dash is equal to effective gravitational acceleration, g dash is equal to g minus r omega square cos square lambda. Okay, now at poles lambda will be 90 and at equator lambda will be 0. So अगर 90 है lambda तो cos 90 that will be 0, so this term second term cancelled out, so we are left with only g dash is equal to g. और अगर इक्वेटर पे है, मतलब अगर 90 डिग्री होगा, मतलब कि पोल्स पे था, तो देर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस एट द पोल्स। बट अगर इक्वेटर पे है तो लैम्बडा 0 होगा, और लैम्बडा 0 मतलब कि cos 0 मतलब 1, सो वी आर लेफ्ट विद दिस इक्वेशन g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर, राइट, like this one. See, this is lambda angle here, so the value of g is minimum at equator. So if earth steps its rotation about its own axis, then g will remain unchanged at poles but increases by r omega square at equator. Okay, अब effect of altitude and depth, मतलब g की वैल्यू हाइट से कैसे चेंज होती है और g की वैल्यू डेप्थ से कैसे चेंज होती है वो देखेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला है g डैश इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर होल स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला हमने देखी थी, g डैश इज इक्वल टू g। अब ये जो डिनोमिनेटर में है, अगर मैं न्यूमरेटर में लिखूं तो ऐसा लिखा जाएगा 1 प्लस h अपॉन आर रेज टू -2। अब by polynomial theorem we can write 1 minus, so power should be multiply with the second term, so 2h upon r, so that is g dash, right. Now effect of depth, डेप्थ में जाने से g की वैल्यू कैसे चेंज होगी, so that is g dash is equal to g into 1 minus d upon r, d मीन्स डेप्थ, राइट, कि ऑब्जेक्ट को कितना डेप्थ में ले गए। सो इसीलिए इफ g डिक्रीजेस विद डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, द वैल्यू ऑफ g बिकम 0 एट अर्थ सरफेस, राइट। ओके, नाउ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो द हियर ग्रेविटेशनल फील्ड, द स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट in which its gravitational pull can be experienced other bodies is called gravitational field। मतलब कि मान लीजिए कि अर्थ की जो एरिया है ग्रेविटेशनल फील्ड का, वहाँ तक तो अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, बट जैसे ही हम लोग उस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएंगे, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, तो वहाँ पर फिर कोई पुलिंग नहीं होगी, कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री हो गया। देन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो जब कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स अपने पर यूनिट मास ऑफ अर्थ एक्ट करेगा एनी पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट। सो उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ई जी और आई से। सो ई जी और आई इज इक्वल टू फोर्स पर मास, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी, राइट। सो हियर दैट ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पर, तो वहाँ पर फॉर्मूला कैसी होगी, तो आई इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट।
So vector quantity, because it is like force formula, see, but here only one mass is not there. So it is vector quantity, its direction is towards the center of gravity of the body. ऐसा यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर मीटर होगा, राइट, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज L_T-2. So gravitational mass mg is defined by Newton's law of gravitation. So mg is equal to fg by g, means w by g. W क्या है, weight of the body, and g is acceleration due to gravity. तो m1g upon m2g is equal to f g1 g2 upon f g2 g1. both will be same, right. पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा. उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे फाइंड करना हो तो उस पॉइंट पे वर्क डन पर यूनिट मास फॉर ब्रिंगिंग अ वेरी लाइट बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. मतलब कि किसी बॉडी को एक पॉइंट पे लाने के लिए वर्क डन पर यूनिट मास जो भी वैल्यू होगी दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. उसको हम लोग Vg से रिप्रेजेंट करेंगे. सो पोटेंशियल Vg इज इक्वल टू W अपॉन m. नाउ हियर W इज वर्क डन, सो W अपॉन m इज इक्वल टू माइनस Gm अपॉन R. तो ये पोटेंशियल की फॉर्मूला होगी. अब उसका यूनिट तो दैट इज जूल पर किलोग्राम, और पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, इट जस्ट गिव्स अस वैल्यू और मैग्नीट्यूड. और डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L3R-2, राइट. सो W अगर नेगेटिव है, वर्क डन अगर नेगेटिव मिला, वर्क डन कब नेगेटिव मिलेगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से नेगेटिव होंगे, तो तब वर्क डन नेगेटिव मिलेगा, तो तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी नेगेटिव ही होगा. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. अब यहाँ पर एक चीज सिर्फ डिफरेंट है फ्रॉम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कि यहाँ पर यूनिट मास नहीं आता है, वहाँ पर यूनिट मास आता था. बाकी सबका वही का वही है, सब कुछ वही का वही है, सिर्फ वर्क डन इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में था वर्क डन पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इट इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. तो यहाँ पर एक मास ज़्यादा आ जाएगा इक्वेशन में. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस Gmm अपॉन R. अब माइनस क्यों, तो माइनस इसलिए कि वो इंडिकेट करता है कि जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा जब कभी भी उसका डिस्टेंस इंक्रीज होगा, राइट. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे कितनी होगी, तो UH इज इक्वल टू माइनस Gmm अपॉन R प्लस H, सिंपल. सो यहाँ पर mgr अपॉन 1 प्लस HR कैसे आया, तो माइनस Gmm अपॉन R प्लस H, राइट. तो यहाँ पर R को कांस्टेंट ले लेते हैं, तो फॉर्मूला होगी माइनस Gmm अपॉन R कॉमन, एंड यहाँ पर बचा 1 प्लस H अपॉन R. अब दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे और फिर से R से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और R से डिवाइड करूँगा तो 2R होने की वजह से R² हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पर अब हम लोग, राइट, माइनस G देन कैपिटल M अपॉन R². अब ये जो फॉर्मूला हुई ये हो गया स्मॉल g. अब बाकी बचा वो लिख लेते हैं. सो m देन कैपिटल R, और फिर यहाँ पर डाउन मतलब डिनोमिनेटर में 1 प्लस H अपॉन R एज इट इज. तो ये जो फॉर्मूला हुई दिस इंडिकेट स्मॉल g जो कि यहाँ पर है, राइट. तो बाकी फॉर्मूला एज इट इज होगी. तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. फिर आता है सैटेलाइट.
सो हेवनली ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। जैसे कि मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, इट इज़ नॉट मैन मेड। तो सैटेलाइट दो प्रकार के हैं, मैन मेड एंड नेचुरल सैटेलाइट। तो मून इज अवर नेचुरल सैटेलाइट बट इनसेट दैट इज मैन मेड सैटेलाइट, आर्यभट्टा, राइट। तो उसको हम लोग कुछ ना कुछ पर्पस से अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करवाते हैं। सो नाउ फॉर्मूला for time period of that satellite, so t is equal to 2 pi under root r cube upon g m, right। उसको अगर कन्वर्ट करें, मान लो कि सैटेलाइट हमने अर्थ की सरफेस से h हाइट पे रखा है, तो तब फॉर्मूला क्या होगी, तब फॉर्मूला होगी t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कैपिटल R, मतलब कि अर्थ की सरफेस तक का डिस्टेंस प्लस h हाइट फ्रॉम द सरफेस रेज टू 3 अपॉन g, राइट। तो ये फॉर्मूला हो गई कि जब कभी भी सैटेलाइट को हम लोग अर्थ की सरफेस से h हाइट पे रखेंगे, तब जब कभी भी वो अर्थ की सरफेस पे ही होगा, तो तब टाइम पीरियड कितना होगा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम। तो इसको और सिंप्लीफाई करने से हमें फॉर्मूला मिलेगी t इज इक्वल टू अंडर रूट 3 पाई अपॉन जी इंटू रो, राइट। तो अर्थ की सरफेस पे मिलने वाला टाइमिंग दैट इज 5.08 इंटू 10⁻³ सेकेंड 84 मिनट मिलेगा। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस होगा और तब उसको रिवॉल्व करने का जो पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम मिलेगा दैट इज 84 मिनट। एंड हियर रो इंडिकेट्स द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, राइट। नाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर ऑफ टू टाइप्स, पहला है जियो स्टेशनरी और पार्किंग सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब कि जब कभी भी आप इस सैटेलाइट को देखोगे तो वो एक फिक्स पोजीशन पे ही रहेगा, वो कभी मूव होता हुआ नहीं दिखेगा। हालांकि वो मूव करता है बट अर्थ जैसे जैसे रोटेट करता है उसके अकॉर्डिंग वो मूव करता रहता है, इसीलिए हम अगर देखेंगे तो हमें वो फिक्स पोजीशन पे ही लगेगा। तो geostationary satellite is at a fixed position at a definite height to an observer on earth is called geostationary or parking satellite. तो height from earth surface that is 36,000 kilometer and radius of that orbit 42400 kilometer। अब वो अर्थ के साथ ही रोटेट हो रहा है तो उसका टाइम पीरियड भी सेम होगा, अर्थ का जो स्पिन टाइम पीरियड है वो तो 24 आवर, राइट। and orbital velocity of that satellite is 3.1 km per second। angular velocity 2 pi upon 24, क्योंकि 24 जितना टाइम लगाता है वो पूरा एक सर्कल घूमने के लिए, so pi upon 12 रेडियन पर आवर। so their satellite revolve around the earth in equatorial orbits। so the angular velocity of the satellite is same in magnitude and direction as that of angular velocity of the earth about its own axis। तो यहाँ पर ये जो सैटेलाइट है मैन मेड सेट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसकी एक्सिस और अर्थ की स्पिन एक्सिस दोनों ही सेम होंगी, राइट। सो दिस सैटेलाइट आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन पर्पस। इनसेट 2B, इनसेट 2C आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया। देन पोलर सैटेलाइट, तो पोलर सैटेलाइट मतलब कि जो भी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड उसके पोलर ऑर्बिट्स में रोटेट हो रहे हैं तो उसको पोलर सैटेलाइट बोलेंगे। अ पोलर ऑर्बिट इज दैट ऑर्बिट हुज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ इज 90 डिग्री, राइट। सो यहाँ पर ये जो सैटेलाइट्स होंगे उनकी हाइट 880 किलोमीटर होगी, टाइम पीरियड 84 मिनट, ऑर्बिटल वेलोसिटी दैट इज़ 8 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कि जो हमारा जो सैटेलाइट था उससे ज़्यादा है काफ़ी, राइट। एंगुलर वेलोसिटी तो 2 पाई अपॉन 84, सो पाई अपॉन 42 रेडियन पर मिनट,
ये मिनट में है. सो these satellites revolve around the earth in polar orbits. और इसका यूज़ जो होगा वो फोरकास्टिंग वेदर, स्टडिंग द अपर रीजन ऑफ द एटमोसफियर इन मैपिंग एट्सेट्रा. सो PSLV सीरीज सैटेलाइट्स आर पोलर सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया. फिर आती है ऑर्बिटल वेलोसिटी. सो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू द सैटेलाइट इनटू गिवन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. तो इसकी ऑर्बिट एक फिक्स ऑर्बिट होगी और वेलोसिटी बहुत ही मिनिमम होती है. सो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इज गिवन बाय VO इज इक्वल टू मीन्स VO इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GM अपॉन R. अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से h हाइट पे है तो तब फॉर्मूला होगी VO इज इक्वल टू R अंडर रूट G अपॉन R प्लस H. मीन्स हियर whole under root G upon R plus H, right? So this is V0 orbital velocity formula. So capital M is mass of the planet, capital R radius of the planet, H height of the satellite from the planet's surface, right? तो R is equal to R plus H मतलब कि H हाइट पे था, right? And is equal to R. सो VO इज इक्वल टू अंडर रूट GR मतलब कि जब कभी भी सैटेलाइट अर्थ की सरफेस पे होगा तब ऑर्बिटल वेलोसिटी की ये फॉर्मूला होगी एंड तब वेलोसिटी होगी 7.92 किलोमीटर पर आवर. इफ V इज द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट एंड VO इज द रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी टू मूव इन द ऑर्बिट, देन मान लो कि V लेस देन VO है मतलब कि स्पीड ऑफ सैटेलाइट is less than required orbital velocity to move in that orbit, so satellite will move parabolic path, it will not move in circular path. So that's why satellite falls back to earth. मान लो कि V is equal to VO है, then satellite revolve in circular path orbit around the earth, so that is good for satellite. And अगर VO less than V, then satellite shall revolve around the earth इन एलिप्टिकल ऑर्बिट. तो यहां पर ये जो VE है दैट इज एस्केप वेलोसिटी. नाउ एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट. सो हर एक मोशनल ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी मतलब कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी होगी GMM अपॉन 2R. तो पोटेंशियल एनर्जी होगी उससे डबल बट नेगेटिव साइन. सो फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगी -GMM अपॉन 2R मतलब कि माइनस हाफ हुआ ये फॉर्मूला हम लोग इससे कंपेयर कर सकते हैं 1/2 -1. सो आंसर विल बी माइनस हाफ. सो दैट्स वाई दिस विल कम. देन बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को बाइंड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. या फिर किसी ऑब्जेक्ट जो बाइंड है पहले से उसको अगर फ्री करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑल्सो. तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट ऑफ मास m इज गिवन बाय BE इज इक्वल टू GMM अपॉन 2R. तो बाइंडिंग एनर्जी एक एनर्जी है कि जिसको पोटेंशियल एनर्जी से फ्री कर देना है. तो पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव फॉर्म में होता है, बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव फॉर्म में होगा क्योंकि उतनी एनर्जी हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं. देन एस्केप वेलोसिटी. तो एस्केप वेलोसिटी मतलब कि मिनिमम वेलोसिटी की जिससे अर्थ से कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी ग्रेविटेशनल से फ्री हो जाए मतलब कि अर्थ की ग्रेविटी से वो फ्री हो जाए. तो उस उतनी वेलोसिटी से उसको मूव करना पड़ेगा कि जिससे वो फ्री हो जाए. तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट VE इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GM अपॉन R, राइट. तो ये उसकी फॉर्मूला होगी. फिर उसका दूसरा फॉर्म होगा ये अंडर रूट 2GR एंड तीसरा फॉर्म होगा अंडर रूट 8 रो GR² अपॉन 3. अब एस्केप वेलोसिटी वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास, शेप
और साइज से डिपेंड नहीं करता, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी के डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करेगा। सो मिनिमम एस्केप वेलोसिटी एट द अर्थ दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड से, इतनी वेलोसिटी से जाना होगा कि जिससे वो अर्थ की ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाए, राइट। देन एस्केप वेलोसिटीज, कुछ प्लैनेट्स के एस्केप वेलोसिटीज है, जैसे कि मून है। मून की ग्रेविटी कम है, इसकी वजह से एस्केप वेलोसिटी भी कम है, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। सबसे ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी है वो है न्यूट्रॉन स्टार के लिए, 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी होगी तभी वहाँ से हम लोग एस्केप कर सकते हैं, राइट। सो रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, तो एस्केप वेलोसिटी v इज इक्वल टू √2 VO, राइट। तो वो एक फॉर्म है, एक रिलेशन है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच। तो इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u इज इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी v इज इक्वल टू v, देन सैटेलाइट विल एस्केप अवे फॉलोइंग द पैराबोलिक पाथ। अगर सेम होगा तो वो एस्केप हो जाएगा। If velocity of projection u of a satellite is greater than escape velocity, then the satellite will escape away following a hyperbolic path। तो अगर ये चीज़ होगी तो जो भी ऑब्जेक्ट हो, जो भी सैटेलाइट होगा, वो बाहर निकलने के बाद भी उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी। देन आता है वेटलेसनेस। तो वेटलेसनेस, जो भी इफेक्टिव वेट होगा बॉडी का 0 हो जाएगा, तब उसको बोलेंगे वेटलेसनेस। तो वेटलेसनेस कब अचीव होगा? जब कभी किसी बॉडी को आप फ्रीली फॉल करवाओगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट में, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, वहाँ पर भी वेटलेसनेस होगा, क्योंकि कोई डिस्टेंस नहीं होगा तो वेट भी नहीं होगा। व्हेन अ बॉडी इज लाइंग इन फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, क्योंकि लिफ्ट अगर नीचे जा रही है, फ्रीली फॉल हो रही है, तो वहाँ पर भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। फिर केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो हर एक प्लैनेट सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, जहाँ पर सन का एक फोकस है, राइट। तो सन का यहाँ पर एक्चुअली हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि 2 फोकस है, राइट। तो देन लॉ ऑफ एरिया, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि यहाँ पर जो एरियल वेलोसिटी है, मतलब कि जो भी प्लैनेट सन के अराउंड रोटेट हो रहा है, उसकी एरियल वेलोसिटी सेम होगी। एरियल वेलोसिटी का मतलब वो सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा। सो एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट, राइट। तो एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट dA/dt इज इक्वल टू L/2m। व्हाट इज L? L इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। फिर आता है लॉ ऑफ पीरियड। So the square of time of revolution of planet around the sun is directly proportional to the cube of semi-major axis of its elliptical orbit. तो t square is proportional to a cube, right? तो t1 upon t2 square is equal to a1 upon a2 raised to 3। तो यहाँ पर जो a है वो है सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर मीन्स दिस वन and semi minor means this one, vertical one, right? Then important points: a missile is launched with velocity less than the escape velocity. The sum of its kinetic and potential energy is negative. The orbital speed of Jupiter is less than the orbital speed of Earth, right? A bomb explodes on moon, you cannot hear the sound of the explosion on Earth because sound waves will never travel in vacuum. A bottle filled with water at 30 degrees Celsius and fitted with a cork is taken to the moon. If the cork is open at the surface of the moon, then water will boil. Okay.
For satellite orbiting near Earth's surface, orbital velocity 8 km per second, time period 84 minute, approximately angular speed 2 pi upon 84 radian per minute, so that will be 0.00125 radian per second, right? Inertial mass and gravitational mass. So inertial mass is equal to force upon acceleration, gravitational mass weight of body upon acceleration due to gravity. So they are equal to each other in magnitude. The gravitational mass of a body is affected by the presence of other bodies near it. Inertial mass of a body remains unaffected by presence of other bodies near it, right?